Directory rules France. The fall of Jacobin government in 1793 allowed the wealthier middle classes to seize power. 1793 में जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर को देशद्रोह के आरोप में गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद मिडिल क्लास ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। A new constitution was introduced, which denied the vote to non-propertied section of society. एक नया संविधान लाया गया। इस नए संविधान ने नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको एक बार फिर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। According to the new constitution, 2 elected legislative councils were set up. These legislative councils then appointed a directory and executive made up of 5 members. नए संविधान के अनुसार 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स एक डायरेक्टर और 5 सदस्यों वाले एक एग्जीक्यूटिव का चुनाव करते थे। This arrangement was made as safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobin. 5 सदस्यीय डायरेक्टरी में सत्ता के हस्तांतरण के पीछे मुख्य उद्देश्य सत्ता के शक्तियों का एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से रोकना था। जैसा कि आप जानते हैं, जैकोबिन क्लब की सरकार के दौरान मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई थी, जिसका उसने पूरी तरह से दुरुपयोग किया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम। डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स के बीच प्रायः टकराहट की स्थिति पैदा हो जाती थी और इस परिस्थिति में डायरेक्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को डिसमिस कर दिया करते थे। इस तरह फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी रूल के तहत आई राजनीतिक अस्थिरता ने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही एक बार फिर डेमोक्रेसी से सत्ता का हस्तांतरण एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों में चला गया। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. आज़ादी, कानून के समक्ष समानता और आपसी भाईचारे की विचारधारा जो फ्रांस में विकसित की गई थी, वह आने वाले शतकों तक फ्रांस के लिए और पूरे यूरोप के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। Did women have a revolution? क्या फ्रांस में महिलाओं ने क्रांति में भागीदारी निभाई थी? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. क्रांति की शुरुआत से ही महिलाएं काफ़ी सक्रिय रहीं, जिनकी वजह से फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हुए। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. महिलाओं को उम्मीद थी कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट उनके इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रेशराइज होगी और उनके जीवन में सुधार के लिए तरह तरह के कदम उठाएगी। Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं गरीब परिवार से जुड़ी हुई थीं। उन्हें अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था।
वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल और सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम भी किया करती थीं। Most women did not have access to education or job training. Only daughters of noble or wealthier members of third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर उपलब्ध नहीं थे। केवल अमीर परिवारों की लड़कियां और तीसरे स्टेट के जो लोग धनी थे उनकी लड़कियां कॉन्वेंट में यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकती थीं। इसके बाद परिवार वाले उनकी शादी कर दिया करते थे। वर्किंग वीमेन हैड also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men. कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना आदि उनके महत्वपूर्ण कार्य थे। उनकी मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम हुआ करते थे। In order to discuss and voice their interest, women started own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब खोलना शुरू कर दिए और कई सारे अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 से अधिक क्लब अस्तित्व में आए हुए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। Women had different demands to make them equal with the men. One of the main demands was the women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to the passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. महिलाओं ने अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई मांगे रखी थी। उनमें से एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए। महिलाएं इस बात से काफ़ी निराश हुई थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक यानी पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार तथा राजनीतिक पदों की मांग की थी। उनका मानना था तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। In the early years, the revolutionary government introduced many laws to improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब लड़कियों के पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को अब स्वैच्छिक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण करना भी अनिवार्य था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इनकी अर्जी देने का अधिकार था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थीं। During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested,
and a number of them were executed. It was finally in 1946 that women in France owned the right to vote. राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान यानी रेन ऑफ टेरर के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून लागू कर दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया।